वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड टेट के लिए एसएसटी में पेपर 2 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता होगा एसएसटी में पेपर 2 में सबसे ज़्यादा जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो किससे रहती है? इतिहास से। अब इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। और चलिए इतिहास के एक नए क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं, जहाँ पे हम लोग MCQ विथ डिटेल कॉन्सेप्ट, MCQ को सिर्फ नहीं बनाएंगे बल्कि डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ MCQ को सॉल्व करेंगे। MCQ को डिटेल डिस्कशन के दौरान इससे और भी जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्लासेस में एंट्री मारते हैं और हिस्ट्री के क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग थ्योरी प्लस प्रश्न दोनों को देखेंगे और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को के सामने कुछ मांगे रखी थी, जिसको 11 सूत्री मांग कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? 11 सूत्री मांग। ये मांग कब रखी थी गांधी जी ने? ये रखी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1930 से 34 तक। 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। इसी दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे उनको कहा था, इरविन साहब अगर आप हमारे इन 11 मांगों को, जिसको 11 सूत्री मांग उन्होंने कहा, इनको अगर मान लेते हैं तो फिर हम ये आंदोलन रोक देंगे। क्योंकि गांधी जी बार्गेनिंग करने में, सौदेबाजी करने में शुरू से माहिर हैं। उनको पता था कि हमने असहयोग आंदोलन जब चलाया था अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था और अंग्रेज़ काफ़ी परेशान थे। यानी फिर से इसको ब्लैकमेल करते हैं और अपनी मांगों को बिना आंदोलन किए ही प्राप्त कर लें, ये इनका प्रयास था। इसीलिए 11 सूत्री मांगों को रखा। इसमें से 11 मांगें थी, जिसमें से 3 मांगें आपको ऑप्शन में दी गई हैं। पूछा जा रहा है कि उन मांगों का हिस्सा नहीं था, कौन सा एक ऐसा इसमें है 3-4 में जो उस मांगों का हिस्सा नहीं था, वो आपको आंसर करना है। संपूर्ण मद्य निषेध, ये बिल्कुल था। भूमि कर में 50% की कमी, ये गांधी जी का डिमांड था। नमक कर का उन्मूलन करना है, ये भी उनका डिमांड था। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, जी नहीं, उस समय ये मांग उनका नहीं था, ये बाद में आया। लेकिन 1930 में जब गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगे रखी थी, उसमें ये वाला मैटर नहीं था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 11 सूत्री मांगों में गांधी जी का नहीं था जो उन्होंने लॉर्ड इरविन को दिया था। तो अब चलिए इसको पूरा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो गांधी जी ने जो 11 मांगे वहाँ पर रखी थी, गांधी जी ने जो 11 मांगे हैं वहाँ पे रखी थी, उसमें से उसने कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले क्या क्या था। सबसे पहला में देख रहे हैं मद्य निषेध था। दूसरा उन्होंने क्या कहा था? विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया, ये था। भूमि कर में 50% की कमी की जाए, देखिए ये भी आपका ऑप्शन में है, ये भी आपका ऑप्शन में था, है ना। प्रश्न को का ऑप्शन पे जाइएगा, ये दोनों आपको मिल रहा था। इसके बाद में क्या कहा? नमक कर का उन्मूलन, ये भी आपके ऑप्शन में था। यानी ये तीनों डिमांड उसके मांग में था। लेकिन पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता कहीं पर दिख रही है क्या? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, है ना। पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता कहीं भी उसके डिमांड में नहीं था, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी की ओर चले गए। तो ये उनकी 11 सूत्री मांगे थे। अगला है स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ। अगला है क्या? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी अब पूरा नहीं दिख, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1922, जनवरी 1923, मार्च 1923 या दिसंबर 1923? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी जनवरी 1923 में। स्वराज पार्टी के बारे में जान लें। जब गांधी जी ने 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चलाया था, उस समय गांधी जी ने बहुत सारे यहाँ पर नियम लागू किए थे, जिसमें उसका ये कहना था हम लोग स्कूल, कॉलेज, यानी हर चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, परिषदों का बहिष्कार करेंगे। इसी में कुछ ऐसे कांग्रेस के लीडर हुए जिसने कहा कि नहीं, हमें परिषदों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिषदों का बहिष्कार कर देंगे तो हम अपनी जनता की आवाज़ को कहाँ पर उठाएंगे। वो एक अच्छा मंच है, जिस प्रकार हमारे चुने हुए विधायक
या एमपी हमारी मांगों को संसद में या विधानसभा में उठाते हैं, उसी प्रकार परिषद का जब गठन हुआ था, परिषद में चुने हुए भारतीय नेता हमारी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखते हैं। उनको रखने दीजिए, उनका बहिष्कार मत कीजिए। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को नहीं माना। इसी से नाराज होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था हमारे कह सकते हैं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फादर श्री मोतीलाल नेहरू और उसके साथ सी आर दास। यानी स्वराज पार्टी को किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर असहयोग को लेकर मतभेद था गांधी जी उनमें, और इन्होंने अच्छा काम भी किया। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ काफ़ी अच्छा रहा इनका आगे का प्लानिंग, क्योंकि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब वापस ले लिया तो आंदोलन में एक तरह से स्थिरता आ गई थी, आंदोलन एक तरह से ठप पड़ गया था। लेकिन स्वराजियों ने, स्वराज पार्टी के लोगों ने अपने आवाज़ को जारी रखा परिषदों में, और एक प्रकार से कह सकते हैं भारतीयों के पक्ष में जो आंदोलन चल रहा था उसको कंटिन्यू रखने का काम किया स्वराज पार्टी ने। चलिए प्रश्न पे आते हैं, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1923 में हुई थी। ये रही। इसके बाद अगला एक्ट है आपका, एक एक्ट से जुड़ा हुआ। इसमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का किसने विरोध किया था? एम.जी. रनाडे, आर.जी. भंडारकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो आपको सबसे पहले समझना होगा एज ऑफ कंसेंट बिल है क्या। एक्चुअली इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र की जो होता है न्यूनतम उम्र सीमा वो बढ़ा दी गई थी। पहले 10 साल की लड़कियों का विवाह हो जाता था, अब उसके उम्र को 12 साल कर दिया गया। यानी लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाया। तो ये अच्छा कदम था, लेकिन कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया। ऑप्शन में चारों में से किसने विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। उसने इसलिए विरोध किया था ना, 10 से 12 किया, ये अच्छा बात है, ये एक अलग इशू बनता है। लेकिन इसका कहना था कि भारतीयों के धर्म संस्कृति में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है, और अंग्रेज हमारा हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए उसने विशेषकर विरोध किया था। चलिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट को और अच्छा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था, ये बिल क्यों बना था? एक्चुअली एक घटना घटी थी। ठीक है, जब भी कोई बड़ा एक्ट बनता है ना, उसके पीछे घटना घटती है। जैसे लड़कियों के जीवन में अगर देखा जाए तो हमारा जो दिल्ली त्रासदी हुआ था, जहाँ पर निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उसी प्रकार बहुत सारी जब घटनाएं होती है सरकार उस पर एक्ट बनाती है। एक घटना घटी थी बंगाल में। एक घटना कहाँ घटी थी? बंगाल में, जहाँ 11 साल की एक लड़की जिसका नाम है फुलमनी, उसका विवाह हुआ था 50 साल के व्यक्ति से। 50 साल के व्यक्ति से 11 साल की लड़की का विवाह हुआ था। इसी में पति ने क्या किया? उनसे जबरन सेक्स किया। देखिए जबरन का आपकी वाइफ है, लेकिन आप उनका अगर मर्जी नहीं है, अगर आप उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो ये क्या हुआ ना, ये बलात्कार के श्रेणी में आएगा। तो जबरन किया, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही नाबालिग बच्ची थी। इन सब के बारे में उस समय नॉलेज नहीं होता है एज ऑफ 11 में। तो इस क्या हुआ, लड़की की मौत हो जाती है। तो यह घटना काफ़ी तूल पकड़ लिया, और इस प्रकार अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं ये गलत है, इतने कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल उन्हें 2 साल के लिए बढ़ाया। इसे बढ़ाना तो और चाहिए इसे, लेकिन 2 साल के लिए उन्होंने बढ़ाया। अगर हम लोग रहते, रियली बता रहे हैं, इसे तुरंत हम लोग 20 के आसपास कर देते। आज भी 20 के आसपास एज होना चाहिए। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत उनका क्या हुआ, एज बढ़ा के कितना कर दिया? 12, 10 साल से 12 साल कर दिया, और एक्ट बना दिया। इसी को कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें क्या प्रोविजन कर दिया कि अब विवाह जो होगा वह न्यूनतम उम्र 12 साल कर दिया गया। लोकमान्य तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया। इस आधार पर था कि यह हिंदू धर्म परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि शादी तो राजस्व वाला होने से पहले होनी चाहिए। ठीक है, इनका कहना था पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले ही शादी हो जानी चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म और संस्कृति में कहा गया है। तो तभी ऐसा माना जाता है। साइंटिफिक रीजन तो कुछ नहीं, इनका कहना था बस धर्म और संस्कृति को लेकर चल रहे थे। और आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक तो धर्म को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। इसीलिए आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला है शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने क्या मामले थे? शिवाजी के प्रशासन में एक पंडित राव पद हुआ करता था। आपको पता है शिवाजी के प्रशासन में 8 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जिसको अष्ट प्रधान बोला जाता था। क्या बोला था? अष्ट प्रधान। उसी में एक था पंडित राव। पंडित राव किस मामले का होता? नाम से आपको स्पष्ट है, पंडित राव सैन्य मामले का होगा? नहीं होगा।
दान और धर्म, ये वाला हो सकता है ना, पंडित तो क्या करते हैं, दान धर्म से समझ होते हैं, तो आपका बी सही है। न्याय संबंधी मामले भी नहीं, पत्राचार मामले नहीं, ऑप्शन बी आपका सही है। पंडित राव दान और धर्म संबंधी मामले के मंत्री होते थे। चलिए सभी अष्टप्रधान को समझने का प्रयास करते हैं। अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे? सबसे प्रमुख होता था अष्टप्रधान पेशवा, या इसको मुखिया या प्रधान बोलते थे। प्रशासन में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती है। दूसरा होता था अमात्य या मजूमदार या वित्त मंत्री होता था। शिवाजी के कह सकते कि मंत्री परिषद में जो 8 प्रमुख थे जिसे अष्ट प्रधान बोलते थे, उनमें से हम लोग देख रहे हैं। पहला पेशवा, दूसरा अमात्य हो गया, तीसरा हो गया वाकिया नवीस, यह दैनिक कामों का ब्यौरा दे रखता था, कहाँ का क्या हुआ इसका ब्यौरा रखता था। सुमंत एक होता था जिसको विदेश मंत्री कहा जाता था। ये 4 हो गया, और लास्ट 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सरे नौबत या सेनापति ये होते थे। इसके बाद पंडित राव होता था जो कि दान का अध्यक्ष होता, अभी हम लोगों ने देखा पंडित राव। इसके बाद न्यायाधीश होता, कानूनी मामलों का फैसला करता था, कानूनी मामलों का। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ही था आप सभी के लिए, सारे को आप देख लें, 8 के कार्य को देखें आप, और वो प्रश्न वहाँ किसी से भी पूछा जा सकता है। अगला है अकबर के प्रशासन काल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में किसने किया? फैजी, निजामुद्दीन अवध, अबुल फजल या इब्राहिम सरेंदी। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद आपका अबुल फजल ने किया था अकबर के शासनकाल के दौरान। अकबर ने अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया था, इसी के तहत ये सारे काम हो रहे थे। अगला है कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वही पूछा जा रहा है कहाँ और कब, जगह हुई थी कहाँ? बम्बई, लाहौर, आगरा या मुंबई। तो देखिए आपका स्थापना हुआ था 1875 में, तो 1875 आपका 2 है। अब जगह पे आते हैं, जगह आपका बम्बई, उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई में हुई थी स्थापना 1875 ईस्वी में आर्य समाज की। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था? शिवाजी और एक मुगल सेनानायक थे जिन्होंने शिवाजी को हरा दिया था। इसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। तो वह सेनानायक कौन था जिसने शिवाजी को हराया और पुरंदर की संधि पर अपना हस्ताक्षर किया? जयसिंह प्रथम, जयसिंह तृतीय, जसवंत सिंह या शाइस्ता खान। तो वो मुगल सेनानायक थे आपके जयसिंह प्रथम ने शिवाजी को हराया और उसके साथ पुरंदर की संधि की थी 1665 में। अब पुरंदर की संधि क्या थी इसके बारे में जान लें आप। पुरंदर की संधि क्या थी, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुगल सेनानायक जयसिंह प्रथम और मराठा शासक को छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत शिवाजी ने अपने 23 किले, कितने किले? 23 किले मुगलों को देकर मात्र 12 किले पर अपने अधिकार रखे तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया गया। जयसिंह के विश्वास पर 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे, कहाँ? औरंगजेब के दरबार में, लेकिन औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया, लेकिन उसी वर्ष वहाँ से वो भाग निकले। तो देखिए पूछा जाता है कि पुरंदर के संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए? 23 किले दिए। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच। शिवाजी ने कितने किले रखे? तो 12 किले। इसके बाद शिवाजी आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ? 1666। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला है अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? तो महाराणा प्रताप ने कभी भी जीते जी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। तो अकबर ने एक प्रकार से कह सकते हैं अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास एक दूत भेजा था, और वह जो नेतृत्व करते थे उस दूत का क्या नाम था? जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास या मान सिंह। तो अगला जो गया था शिष्टमंडल, जो अंतिम नेतृत्व था वो था टोडरमल, जो कि अकबर के राजस्व अधिकारी थे। उन्होंने 10 साला प्रणाली चलाई थी। उसी टोडरमल को प्रताप के पास, यानी महाराणा प्रताप के पास अकबर ने भेजा था अपना शांति दूत भेजकर, ताकि वो अधीनता स्वीकार कर रहे। चलिए टोडरमल के बारे में आप जानिए। अकबर ने टोडरमल को शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके।
राजा टोडरमल जो है ना अकबर के नवरत्न थे ना, उसमें से एक थे। उसी के नेतृत्व में आगे आइन-ए-दहसाला का विकास हुआ। आइन-ए-दहसाला जो कि उसकी राजस्व प्रणाली थी अकबर के शासनकाल का, तो उसको किसने बनाया था? टोडरमल ने ही बनाया था। आइन-ए-दहसाला किसने बनाया था? टोडरमल में। अगला है, इसमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? यानी अकबर के दरबार में कौन से चित्रकार रहते थे? अबुल हसन, मुस्किन, ख्वाजा अबू समद या उस्ताद मंसूर? तो अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आपका ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार के थे प्रमुख चित्रकार। अगला, इसमें से किसने दिल्ली को विश्व की उत्कृष्टता शहरों में एक शहर के रूप में बताया? इसमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टता शहरों में से एक के रूप में बताया है? यानी विश्व के सबसे उत्कृष्ट शहरों में से एक दिल्ली को बताया है अपनी रचना में। इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता या अबुल फजल? तो इस प्रकार की बातें इब्न बतूता ने कही है। और इब्न बतूता कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये दिल्ली आया था और दिल्ली के काजी भी बने थे। और इसने अपनी रचना, एक पुस्तक है इनका रेहला से दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में इन्होंने ये सारी बातें लिखी है, दिल्ली की काफ़ी प्रशंसा करी है और दिल्ली का काफ़ी गुणगान किया है। देश के विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक हमारा दिल्ली, वैसा इसने कहा है इब्न बतूता ने। तो चलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ। ऐसे ही एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है और ये क्लासेस स्टिल एग्ज़ाम तक चलती रहेगी और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार न्यू सिलेबस के आधार पर आपके क्लासेस लगातार कराई जा रही है। अगर आपकी तैयारी जीरो भी है ना, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं और जो डिटेल डिस्कशन कराया जाता है उसको भी अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप अच्छे स्कोर से जेटेट पास करेंगे। जेटेट तो पास करना ही है, लेकिन अच्छे स्कोर से आप जेटेट पास कर जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए क्लासेस में बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि फर्दर क्लासेस की वीडियो आते ही आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन जाए, सूचना मिले और आप क्लासेस को देख सकें। इसके अलावा अगर आप PDF नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर हमसे जुड़ें आप, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।